नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पर। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो कुछ मैपिंग के क्वेश्चंस को लेकर के होगा, जिसमें हम मैपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किस प्रकार से प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं उन्हें हम देखेंगे और समझेंगे कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है, कहाँ मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा सकते हैं, सारी बात जो है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, What is the correct sequence of occurrence of the following water bodies from south to north? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन की डिमांड है साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर निम्नलिखित जलाशयों का सही क्रम क्या होगा। वाटर बॉडीज जो है इनका सही क्रम क्या होगा, और 4 वाटर बॉडीज जो है वो हमें दी है। पोर्ट सईद, पोर्ट लेक टिम्सा, पोर्ट तिफिक एंड ग्रेट बिटर लेक। ये हम जानते हैं कि स्वेज कैनाल को जब हम पढ़ते हैं, स्वेज नहर को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर ये चारों वाटर बॉडीज जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर हम मैप में देखें तो पोर्ट सईद जो है वो यहाँ मेडिटेरेनियन सी के किनारे हमें देखने को मिलता है। उससे साउथ में जब हम बढ़ते हैं तो लेक टिम्सा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें ग्रेट बीटर लेक जो है वो देखने को मिलती है, और पोर्ट तौफिक जो है या तौफिक जो है वो हमें पोर्ट स्वेज के पास में देखने को मिलता है। तो अगर हम साउथ से नॉर्थ बढ़े, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़े, तो पोर्ट तौफिक सबसे पहले आएगा, देन ग्रेट बीटर लेक आएगी, देन लेक टिम्सा आएगी, और लास्ट पोर्ट सईद जो है वो हमें देखने को मिलेगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो देखिए पोर्ट तौफिक सबसे पहले आएगा, तो 3 ऑप्शन। अगर हमें ये पता है इनमें से सबसे पहले पोर्ट तौफिक आएगा, तभी हमारा काम जो है वो सॉल्व हो गया। हमें ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत रही ही नहीं, आगे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं रही। ये ऑप्शन जो है हमारा निकल करके आ गया कि पहले पोर्ट तौफिक आएगा, देन 4 नंबर यानी कि ग्रेट बिटर लेक आएगी, देन 2 नंबर यानी कि लेक टिम्सा आएगी, एंड देन 1 नंबर पोर्ट सईद जो है वो हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को जो है वो जानते हैं तो हमारा आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली निकल करके यहाँ पर आ जाता है। मैपिंग के क्वेश्चंस जनरली जो है वो इजी हमें देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ भी हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकरेंस ऑफ द फॉलोइंग लेक्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब हम नॉर्थ टू साउथ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम बहुत ज्यादा ही गड़बड़ियां जो है वो कर देंगे। नॉर्थ टू साउथ आना है, उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ना है, और 4 लेक्स हमें दी है, लेक टरकाना, लेक विक्टोरिया, लेक तंगनीका और लेक मालावी। ये चारों जिले हम जानते हैं, जब हम अफ्रीका को पढ़ते हैं, अफ्रीका की मैपिंग को कवर करते हैं, वहां पर हमें ये सारी चारों लेक्स जो है वो देखने को मिलती है। अगर हम इनको अफ्रीका के मैप पर देखें तो लेक टरकाना जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलती है, इथोपिया केनिया के अंदर हमें इसका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। लेक विक्टोरिया यहाँ हमें देखने को मिलती है, जहां से कि इक्वेटर जो है वो भी पास होती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, प्लस युगांडा, केन्या और तंजानिया, 3 देशों में इसका एक्सटेंशन विस्तार हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है लेक तंगनीका, जो कि तंजानिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो और जाम्बिया, 3 देशों के बीच में हमें इसका विस्तार जो है वो देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आती है लेक मालावी, जिसको लेक न्यासा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका विस्तार हमें कुछ ऐसे देखने को मिलता है। उत्तर से दक्षिण अगर हम आते हैं तो लेक टरकाना फर्स्ट आएगी, देन विक्टोरिया आएगी, देन तंगनीका आएगी, देन मालावी जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो टरकाना, विक्टोरिया, तंगनीका और मालावी चारों एक ही ऑर्डर में देखने को मिल रही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, दैट इज 1 2 3 4। सबसे नॉर्थ में, नॉर्थ से साउथ पूछा है हमसे, नॉर्थ में टरकाना, देन विक्टोरिया, देन तंगनीका, देन मालावी, सबसे साउथ में हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स। पीक्स दी हैं कुछ और उनके साथ में उनकी कंट्रीज दी हैं, चोटियां दी हैं और उनके साथ में देश दिए हैं। एंड क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग पेयर गिवन अबव इज आर इनकरेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देखिए गलती नहीं करनी है। हम देखने जाएंगे कि कौन से करेक्टली मैच्ड है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड यह है कि वो हमसे पूछ रहा है कि कौन से इनकरेक्टली मैच्ड है, गलत सुमेलित है, सही रूप से सुमेलित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। माउंट एल्ब्रस जो है वो हमें रशिया के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन इसके आगे क्या कौन सा कंट्री देखने को मिल रहा है, इटली, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। देन माउंट ब्लांक जो है वो हमें इटली फ्रांस के बॉर्डर पर देखने को मिलता है, रशिया के अंदर नहीं देखने को मिलता, तो ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। एंड देन माउंट किलिमिंजारो जो है वो हमें तंजानिया में, अफ्रीका में तंजानिया में देखने को मिलता है, इथियोपिया में देखने को नहीं मिलता है, तो ये भी करेक्टली मैच्ड नहीं है। और क्वेश्चन हमसे क्या डिमांड कर रहा है, कौन कौन से इनकरेक्टली मैच्ड हैं, गलत रूप से सुमेलित कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, तीनों ही जो हैं
वो हमें सुमेलित नहीं देखने को मिलते। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है, वरना आप सीधा पहुंच जाएंगे नन ऑफ द अबव पे, कोई सा भी सुमेलित नहीं है, ये आंसर दे देंगे आप। लेकिन सुमेलित या करेक्टली मैच्ड नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इनकरेक्टली मैच्ड, गलत सुमेलित जो है वो क्वेश्चन की डिमांड है। अगर मैं लोकेशंस जो है वो दिखाऊं तो आपको माउंट ब्लैंक जो है वो यहाँ हमें देखने को मिलता है इटली फ्रांस के बॉर्डर पर, माउंट एल्ब्रस रशिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, एंड माउंट किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड कंट्रीज आर लैंडलॉक्ड? स्थलरुद्ध हैं, लैंडलॉक्ड हैं, ये हमसे पूछा गया है। और नीचे जो कंट्रीज दिए हैं, 5 कंट्रीज दिए हैं, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया और बेलारूस। पांचों कंट्रीज कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। क्वेश्चन इन कंट्रीज को देख करके हमें साफ दिख रहा है कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप महाद्वीप के अंदर हमें ये देखने को मिलते हैं। अब हमें देखना ये है कि इनमें से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक्ड है। क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा देश जो है वो स्थलरुद्ध या लैंडलॉक्ड हमें देखने को मिलता है। यूरोप के मैप पर अगर हम चलें तो देखिए, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, रोमानिया और बेलारूस, ये कुछ कंट्रीज हमें देखने को मिल रहे हैं। पोलैंड की लोकेशन हमें यहां देखने को मिलती है, लेकिन पोलैंड के पास तो कोस्ट लाइन है, तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड लगाएं, पोलैंड जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाएं तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं। 2 ही ऑप्शन हमारे सामने निकल के आते हैं। अभी हमने आगे देखा ही नहीं है, सिर्फ पोलैंड की लोकेशन अगर हमें अच्छे से ध्यान है तो हम ये समझ पा रहे हैं कि 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट यहाँ पर हो जाते हैं, और सबके सही होने का जो ऑप्शन है वो भी पूरी तरीके से गलत हो जाता है। मतलब अभी और बहुत सारे गलत जो है वो निकल सकते हैं। फर्स्ट के हिसाब से हमने एलिमिनेशन लगाया तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब देखिए 2 ऑप्शन जो बचे हैं 2, 3, 5, 2, 4, 5, मतलब 2 और 5 भी हैं। 2 और 5 जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। बिना आगे जाने हम इतना इस एलिमिनेशन मेथड से इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई है। अगर सिर्फ इतना बताया कि पोलैंड जो है वो कोस्ट लाइन पर नहीं है, सॉरी कोस्ट लाइन पर है, लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। अगर इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है तो आगे बहुत इजी हमारे पास हो गया है। देखिए 2, 3, 5, 2, 4, 5, मतलब हमें 3 और 4 को एक बार चेक करना है। 2 और 5 तो कंफर्म है, ये बात हमें दिख गई है कि 2 तो है और 5 है। अगर अब आपको नहीं भी पता तब भी आप जो है वो इतना सा यहाँ पर देख सकते हैं। अब 3 और 4 को हमें देखना रहा, स्विट्जरलैंड और रोमानिया। स्विट्जरलैंड की स्थिति जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, और रोमानिया कंट्री जो है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं दोनों में से बात करूं तो रोमानिया के पास में कोस्ट लाइन है, ब्लैक सी के साथ में ये अपनी बॉर्डर बना रहा है, और ब्लैक सी के पास में इसको कोस्ट लाइन जो है वो प्रोवाइड हो रही है। लेकिन अगर मैं स्विट्जरलैंड की बात करूं तो स्विट्जरलैंड जो है उसको चारों तरफ से कहीं से भी कोई कोस्ट लाइन, कोई तटरेखा जो है वो देखने को नहीं मिलती। तो ट्रूली लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो स्विट्जरलैंड यहाँ पर निकल करके आता है। तो स्विट्जरलैंड क्योंकि एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 5, दैट इज ऑप्शन ए। 2, 3 एंड 5 ये तीनों कंट्रीज जो हैं वो हमें लैंडलॉक्ड कंट्रीज, स्थलरुद्ध देश जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंफॉर्मेशंस जो हमें पता थी, पोलैंड के बारे में अगर हमें पता था तो हमने एलिमिनेशन मेथड जो है वो लगाया। अगर आपको रोमानिया के बारे में भी पता हो तो आप ऑप्शन 4 जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपके सामने सीधा ही आंसर निकल के आ जाएगा। अगर रोमानिया ब्लैक सी के साथ में बॉर्डर बना रहा है ये आपको पता है तो और इजी हो जाता है ये क्वेश्चन कि रोमानिया नहीं है सर। रोमानिया अगर लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है तो ऑप्शंस में से 4, 4, 4 को एलिमिनेट कीजिए, सीधा आंसर निकल के आता है 2, 3 एंड 5। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे एलिमिनेशन मेथड जो है वो कितना काम आ रहा है। यहाँ पर पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में मेथड ऑफ एलिमिनेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे जो है वो निकल करके आता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, विच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोकाज एम्पायर? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था? नहीं था डिमांड जो है वो क्वेश्चन की हमेशा देखिए नॉट वर्ड जो है वो यूज किया गया है, हिस्सा नहीं था ये हमसे पूछा गया है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका और कलिंग। अगर हम अशोक के एम्पायर का मैप देखें तो अफगानिस्तान तो है इसका पार्ट, दूसरा जो हमारे सामने है बिहार, बिहार जिसको हम उस समय पर मगध के नाम से जानते थे। मगध जो है वो इनकी राजधानी हुआ करती थी, मगध ही इनका साम्राज्य हुआ करता था, मगध ही इनका महाजनपद हुआ करता था, तो मगध तो हो नहीं सकता। कलिंग, कलिंग वाला क्षेत्र जो है वो भी इनका हिस्सा था, कलिंग का युद्ध हुआ था, हम ये बात भी जानते हैं। तीसरा जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है दैट इज श्रीलंका। श्रीलंका पर जो है
अशोक का साम्राज्य जो है वो कभी नहीं फैल पाया था। अशोक का साम्राज्य इस क्षेत्र में हमें सुदूर दक्षिण भारत में कुछ भाग केरला और तमिलनाडु के और श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है वहां पर हमें अशोक का एम्पायर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को भी मैप बेस्ड वे में पढ़ते हैं, मानचित्रों के द्वारा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें एक एडवांटेज जो है वो देखने को मिलता है। और अगर आप 2021 प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन हिस्ट्री के जो हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के जो हैं वो मैप बेस्ड हमें देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स का जो पेपर है उसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चन मैप बेस्ड, मैप अगर आपको आता है अच्छे से, मैप पर हिस्ट्री को पढ़ा है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, वरना आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की क्वेश्चन की डिमांड जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो क्योंकि मैपिंग से बहुत ज्यादा बच्चे डरते हैं, बहुत ज्यादा खौफ जो है मैपिंग से रहता है कि सर हमें नहीं समझ आती मैपिंग, हम नहीं समझ पाते हैं ये क्या होता है वो क्या होता है, नॉर्थ इधर क्या होता है, साउथ इधर क्यों होता है, ये ईस्ट वेस्ट कैसे फैल जाता है, कहाँ कौन सी रिवर है, कहाँ कौन सा माउंटेन है, हम नहीं समझ पाते या हम नहीं याद रख पाते। जनरली बच्चे सोचते हैं कि मैपिंग जो है वो रटने का पार्ट है, तो हम इतना सर नहीं रट पाते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। लेकिन मैपिंग जो है वो समझने का पार्ट है, ना कि रटने का पार्ट है। और उसी को समझने की प्रोसेस के अंदर डालने के लिए हमने एक नया बैच जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर ज्योग्राफी क्लासेस थ्रू मैपिंग इस बैच का नाम है, जिसमें कि मैं आपको मैपिंग जो है वो कवर करवाऊंगा और उसमें हम कंप्लीट ज्योग्राफी को कवर करेंगे मैपिंग के थ्रू। सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के समझेंगे, लेकिन मैपिंग के थ्रू, मैपिंग के द्वारा ही सारी चीजों को समझने का प्रयास जो है वो यहाँ पर हमारा रहेगा। बैच जो है वो हमारा 28 मार्च से 28 मार्च से स्टार्ट हो रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 4000 रुपीज है, लेकिन 20 मार्च तक, 20 मार्च तक जो भी बच्चे इसे ज्वाइन करेंगे उनके लिए आधी फीस 50% डिस्काउंट का ऑफर जो है वो अवेलेबल है। आधी फीस में ये कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर आप मैपिंग को बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। मैं खुद आपको एश्योर करता हूं कि इसको पढ़ने के बाद मैपिंग से रिलेटेड आपको किसी तरह की कोई क्वेरी न ज्योग्राफी से रहेगी, ना ही दूसरी सब्जेक्ट से रहेगी। आप हिस्ट्री भी जब पढ़ेंगे तो क्योंकि मैपिंग आपको अच्छी आती होगी, हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे, जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो आपको देखने को मिलेगा उन कॉन्सेप्ट्स को समझने में, जो कि मैपिंग में आप सीखेंगे। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं जब भी आप चाहें, तो इससे जुड़े, ताकि आप लोग जो है मैपिंग का जो भय है आपके अंदर उसको आप दूर कर सकें। तो चलिए सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके हम कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चंस जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझेंगे किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एवरीवन।